हैं दोस्तों आपके आज के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं आपके एमपी जेएलपीडी एमपी प्लस के लिए जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आपको बताया दोस्तों, एमपी जेएलपीडी का एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होने वाला है और दोस्तों एमपी प्लस की भी आपकी वैकेंसी आ गई है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन सीरीज को मिस नहीं करना चाहिए। यह आपका दोस्तों 13वां वीडियो होगा दोस्तों जो हम आपके लिए यहाँ पर लाए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, इसमें वही क्वेश्चन आपको कवर कराए जा रहे हैं जो आपके पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ी सीरीज नहीं होगी ये, और इसमें आपके लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो आपके पहले आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सा रोग और उसके प्रभावित भाग के सही मेल है। तो यहाँ पर ऑप्शन है केरीज, रिंगवर्म, मेनिंजाइटिस, निमोनिया। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर निमोनिया। जी हाँ दोस्तों, निमोनिया जो है वह आपका फेफड़ों को प्रभावित करता है, जबकि आपका मेनिंजाइटिस जो है यह आपका किससे संबंधित रोग है, यह आपका माइंड से संबंधित रोग है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको बता दें जो केरीज नामक रोग है यह आपका दांतों से संबंधित रोग है। रिंगवर्म जिसे हम दांत कहते हैं यह आपके त्वचा से संबंधित रोग है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किसे कोशिकाओं के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है राइबोसोम, गोल्गी कॉय और लाइसोसोम न्यूक्लियोली। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है यहाँ पर लाइसोसोम। जी हाँ दोस्तों, लाइसोसोम जो है यह आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग के रूप में जाना जाती है। और यहाँ पर आपको बता दें इसकी जो खोज की थी वह डी डुबेजी ने की थी, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। राइबोसोम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी खोज की थी पेरिन ने। इसका काम है, यह क्या करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाएं भाग लेता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। जो राइबोसोम गुच्छों में पाए जाते हैं उन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। और अब दोस्तों इनके बारे में हम बता चुके हैं। दोस्तों आपको केंद्रक के बारे में तो फिर से बता देते हैं। जो केंद्रक है दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो यह आपको ध्यान रखना है। और अगर डिटेल से इसके बारे में जानना है तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में कई क्वेश्चन में इसको कवर किया हुआ है, तो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है NaOH, FeCl3, NaCl, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका FeCl3। जी हाँ दोस्तों, जो फेरिक क्लोराइड है आपका, इसका जो FeCl3 है जो आपका ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका पीएच मान आपका 7 से कम होता है। और NaOH और NaCl ये चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। जो NaOH है इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है। NaCl इसे क्या कहा जाता है, तो इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। यह भी आपको ध्यान रखना है। रतौंधी रोग, सूखापन यानी ड्राइनेस, पपड़ीदार त्वचा और बालों का झड़ना यानी हेयर लॉस, यह किनकी कमी से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, आयरन की कमी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विटामिन ए की कमी से। जी हाँ दोस्तों, इसका मेनली एक ही क्वेश्चन आता है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, लेकिन विटामिन ए की कमी से आपके अन्य रोग भी होते हैं, जैसे आपका सूखापन यानी ड्राइनेस, पपड़ीदार त्वचा और बालों का झड़ना। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। साथ में एक और विटामिन ए की कमी से रोग होता है जो आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है, वह है जेरोप्थेल्मिया। तो जेरोप्थेल्मिया रोग किसकी विटामिन की कमी से होता है, वह आपका विटामिन ए की कमी से होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। खोज इसकी किसने की थी, तो विटामिन ए और बी दोनों की खोज किसने की थी, मैकुलन ने की थी। यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको बता दें जो विटामिन ए है यह आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। जी हाँ दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं। A, D, E, K ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि आपके B और C जल में घुलनशील विटामिन है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसका अच्छा स्रोत कौन है विटामिन ए का, तो वह है गाजर। यह क्वेश्चन में पहले पूछा जा चुका है कि गाजर किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। तो आपको ध्यान रखना है, गाजर आपका विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। आयरन की कमी से आपको एनीमिया रोग होता है, जबकि विटामिन के, इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है फिलोक्विनोन, ये आपको ध्यान रखना है। और विटामिन के की कमी से आपको रक्त का थक्का नहीं बनता है, यह आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है।
तो ये दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है तिल्ली, लाल ग्रंथि, लीवर, थायराइड। तो इसका राइट आंसर है आपका लीवर। जी हाँ दोस्तों, लीवर जो है यह आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये थायराइड की बात की जाए तो यह आपके शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि लीवर आपको बता दें यहाँ पर लीवर सभी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, साथ में यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। जबकि अगर आपसे अंतःस्रावी ग्रंथि की बात की जाए कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो वह है थायराइड ग्रंथि। और थायराइड नामक रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है। जो आपका घेंगा रोग होता है वह इसी से रिलेटेड होता है। और आपको यहाँ पर बता दें कि जो आपकी स्प्लीन है इसके बारे में जान लीजिए। जो स्प्लीन है इसको प्लीहा भी कहा जाता है और इसमें आपकी आरबीसी का विनाश होता है। तो आरबीसी का विनाश कहाँ पर होता है? प्लीहा में होता है, यानी स्प्लीन में होता है। यह आपको ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पर बता दें कि जो आपकी यहाँ पर आरबीसी है इसका जीवन काल कितना होता है? वह 120 दिन होता है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो आरबीसी है इसमें आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसी भी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन जो आपका यहाँ पर ऊँट और लामा है उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ऊँट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और आरबीसी का मेन काम क्या है? इसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आरबीसी का मेन कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। तो यह आपको ध्यान रखना है। वह कौन सा अंग है जो पूरे मानव शरीर में रक्त पंप करता है, यानी ब्लड को पंप कौन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ब्लड वेसल्स और कैपिलरी, हार्ट, किडनी, लंग्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हार्ट। जी हाँ दोस्तों, जो आपका हृदय है वह आपके शरीर में ब्लड को पंप करने का काम करता है। जबकि यहाँ पर आपको बता दें कि ब्लड को फिल्टर कम करने का काम कौन करता है? तो वह है आपकी किडनी। किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्त, अल्फा किरणों के कितने चार्ज हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है यूनिट नेगेटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बता दें अल्फा किरणों पर एक तो आपको यह ध्यान रखना है ये धनात्मक नेचर की होती हैं, यानी पॉजिटिव नेचर की होती हैं। और इन पर 2 इकाई पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है अल्फा किरणों के बारे में। सेल नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? यहाँ पर ऑप्शन है ग्रेगर, जॉन मेंडल, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका रॉबर्ट हुक। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल नाम दिया था। तो आपको यह ध्यान रखना है सेल की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? रॉबर्ट हुक ने की थी। ग्रेगर, जॉन मेंडल, इनको क्या कहा, किस लिए जाना जाता है? तो इनको आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। साथ में पुरकिंजे, ये आपको ध्यान रखना है। पुरकिंजे जी ने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने जो प्रोटोप्लाज्म है तो उसका इन्होंने सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। जी हाँ दोस्तों, कोशिका के अंदर अर्धतरल दानेदार पदार्थ को इन्होंने प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नाम दिया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है भूमि का, यानी सॉइल का, फलों का, यानी फ्रूट्स का, चट्टानों का, कवक का। तो इसका राइट आंसर है आपका भूमि का। जी हाँ दोस्तों, पेडोलॉजी में आपका भूमि का अध्ययन किया जाता है। जबकि आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दें, जो आपका फलों का अध्ययन है वह क्या कहलाता है? वह आपका पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो चट्टानों का अध्ययन है इसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है। पेट्रोलॉजी कहा जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी कहा जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है पीएच मान 7.2 से अधिक होने पर, पीएच मान 6.6 से अधिक होने पर, पीएच मान 5.5 से कम होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका पीएच मान 5.5 से कम होने पर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मानव शरीर श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम यानी सेरिबेलम, मेडुला ओब्लांगेटा यानी मेडुला ओब्लांगेटा,
प्रमस्तिष्क सेरिबेलम यानी सेरिब्रल सेरिबेलम, और ये आपका यहाँ पर इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा। जी हाँ दोस्तों, मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों यह केंद्रीय नियंत्रण जो होता है आपका श्वसन कार्य का। तो दोस्तों अगर आपसे कभी पूछा जाए कि श्वसन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों श्वसन का नियंत्रण, या फिर आपसे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है, तो दोस्तों को ध्यान रखना है मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। और दोस्तों इसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे जिसमें आपको मस्तिष्क के 10-15 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, तो आपको कभी वह नहीं भूलेगा। तो दोस्तों अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपका जो मेडुला ऑब्लांगेटा है यह आपका क्या करता है? श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण करता है या श्वसन को नियंत्रित करता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, श्वसन प्रणाली श्वास नली, फेफड़े और किससे बनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है लीवर, डायाफ्राम, घेंगा, अग्नाशय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर डायाफ्राम। जी हाँ दोस्तों, आपकी यह श्वसन प्रणाली जो है यानी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है यह आपका ट्रेकिया यानी श्वास नली, फेफड़े और डायाफ्राम से बना होता है, यानी 3 चीज़ों से यह बना होता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। घेंगा आपका एक प्रकार का रोग है जो मैंने अभी आपको बताया था कि यह आयोडीन की कमी से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। आयोडीन की कमी से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अग्नाशय यह एक विशेष हार्मोन यानी इंसुलिन का निर्माण करती है जो आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और अग्नाशय का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आता है, एक तो आपको बता दें यह आपके शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरा इसका यह इंसुलिन का निर्माण करती है, और तीसरा इसका है कि दोस्तों यह अंतःस्रावी एकमात्र ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि का काम करती है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि का काम करती है, यह आपको ध्यान रखना है। लीवर का मैंने अभी आपको बता ही दिया कि यह आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। साथ में यह भी आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कौन करता है, तो वह आपका लीवर करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके शरीर भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है तो दोस्तों उसको क्या करता है, यह कार्बोहाइड्रेट नहीं, वसा की मात्रा अगर भोजन में कम है तो लीवर क्या करेगा, आपके कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तित कर देगा। तो इस प्रकार यह कई सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी वीडियो में आपके कवर किए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है यह। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है क्षार धातु है, हैलोजन, निष्क्रिय तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर निष्क्रिय तत्व। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो ग्रुप या शून्य समूह में मतलब किस नाम से शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो उन्हें निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निष्क्रिय तत्व आपके किस समूह में है, तो वह है शून्य समूह में। यह